सिंह मरकामता, दादा हीरा सिंह मरकामता। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने सगा संबंधियों को बुला करके यहाँ धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, संस्कृत, संस्कार, गोंडी भाषा, धर्म के बारे में चर्चाएं शुरू किए थे। प्रथम सत्र का ये चरण चल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग माहौल को शांतपूर्ण बनाने में सहयोग प्रदान करें। जो भी बातें हो आपस में बैठकर समाधान करना चाहिए। तो साथियों, मैं ये बताने जा रहा था कि हम लोग विगत कई वर्षों से गोंडी धर्म, गोंडी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, संस्कृत, संस्कार को लेकर पेंडवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के बताए पद चिन्हों पर चलते हुए पूरे गोंडवाना भूभाग पर अपने अपने स्तर से अपने समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम 14 जनवरी 2024 को ये अमरकंटक आमूरकोट तपोभूमि पर स्वर्गीय दादा हीरा सिंह मरकाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहां विगत कई वर्षों से यह कार्यक्रम का आयोजन अमूरकोट सेवा ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। आज हम सब लोग यहां पर इसलिए आए हैं कि तमाम पूरे भारत देश के कोने कोने से लोग, बुद्धिजीवी लोग यहां आकर के अपने अपने सुझावों से हम उपस्थित जनों को उचित सलाह, सुझाव, सहयोग प्रदान करेंगे। जिन सुझावों के आधार पर हम पूरे गोंडवाना क्षेत्र में जा करके अभियान चलाते हुए गोंडी धर्म, भाषा, संस्कृत, साहित्य को जीवित रखने का प्रयास करेंगे। साथियों, भारत देश के आजादी के पहले भी हमारा ये समाज इस गोंडवाना भूभाग में, यानी भारत देश गोंडवाना भूभाग का एक छोटा सा अंश है। गोंडवाना भूभाग बहुत विस्तृत है। आशा ये है कि भारत देश के बाहर भी हमारे गोंड समाज के लोग हैं।
वहां भी ये अभियान चल रहा है। भारत देश में आज भी अकाट्य प्रमाण है। अभी हमारे पूर्व वक्ता परम सम्मानी राम साहब बता रहे थे कि हमारी जो प्रमाण है, धरोहर है, उन्हें खत्म करने का भरपूर कोशिश किया जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी जड़ें, इसकी नींव इतनी मजबूत है कि तमाम अन्याय, अत्याचार, शोषण के बावजूद भी हमारे जो धरोहर है, हमारे जो साक्ष्य है, हमारी जो संस्कृत संस्कार है, रीति रिवाज है, उन्हें खत्म नहीं किया जा सका। आज हम उन्हीं अपने संस्कृत संस्कारों को लेकर ये अभियान शुरू किए और उनके देशवासी होने के बाद भी आज सक्रियता से हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इन सारे साक्ष्यों को, प्रमाणों को जीवित रखते हुए अपने आप में गोंडी धर्म, संस्कृत, संस्कार को अपनाकर चलने का प्रयास हम कर रहे हैं। साथियों, भारत देश आजाद हुआ उस समय हमारे गोंडवाना के राजे महाराजाओं का राजपाट यहां काफी मात्रा में, यानी छोटे मोटे तो बहुत राजे महाराजे हुए। जब भारत देश आजाद हो रहा था 47-48 में, उस समय गोंडवाना के 258 राज्य मौजूद थे। 258 राज्य यहां मौजूद थे। उनकी भाषा, रीति रिवाज, संस्कृत, संस्कार भी जीवित था, ग्रह लग चुका था। लोग उन्हें भी कन्विंस करना शुरू कर दिए थे। हमारे धर्म को खत्म करने के लिए, भाषा को खत्म करने के लिए तमाम तरह तरह के व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था। इसी के क्रम में तमाम हमारे राजाओं महाराजाओं को कई तरह से जलील करना, अपमानित करना, हतोत्साहित करना आर्यों द्वारा ये आम बात हो चुकी थी। किंतु हमारे राजाओं महाराजाओं द्वारा, हमारे समाज द्वारा इतने कुर्बानियों के बाद जब आजाद भारत में राज्यों का गठन किया जाने लगा, उस समय कई हमारे बुद्धिजीवियों ने,
समाज सेवियों ने, जनप्रतिनिधियों ने कोशिश किए कि जो हमारा बहुसंख्यक गोंडवाना भूभाग है, उस भूभाग का नाम गोंडवाना गणराज्य रखा जाए। साथियों, मानसिकता देखिए अभी तक के शासकों की, सरकारों की। हमने गोंडवाना गणराज्य नाम रखने की मांग की थी और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को हमने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। केवल नाम की बात थी। तो साथियों, गुजराती बोलने वालों को गुजरात मिला, मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र मिला, बिहारी बोलने वालों को बिहार मिला, कन्नड़ बोलने वालों को कन्नड़ मिला, उड़िया बोलने वालों को उड़ीसा मिला। लेकिन साथियों, विचार करिए कि सन 1961 की जनगणना ये बता रहा है कि उस समय गोंडी भाषा बोलने वालों की संख्या, जब राज्यों का गठन हो रहा था, उस समय गोंडी भाषा बोलने वालों की संख्या 31 लाख थी। 31 लाख लोग गोंडी भाषा बोलते थे साथियों। लगभग 27 लाख सिंधी बोलने वाले थे, 27 लाख, और 4000 कुछ लोग 1961 की जनगणना के मुताबिक संस्कृत भाषा बोलते थे। 4000। ध्यान देने वाली बात यह है, 31 लाख गोंडी भाषा बोलने वालों को गोंडियन प्रदेश गोंडवाना साम्राज्य के नाम से नहीं मिला और न गोंडी भाषा को मान्यता दी गई। 27 लाख लोग, 27 लाख बोलने वालों को सिंधी भाषा मिला। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को मान्यता दी गई। 4000 कुछ लोगों जो संस्कृत बोलते थे, संस्कृत भाषा को मान्यता मिली। आज देखिए, हर करेंसी नोट में देखिए ये सारे भाषाओं का उल्लेख होता है। लेकिन साथियों, हम 31 लाख बोलने वाले, 31 लाख लोग जिस भाषा को बोलने वाले थे, उस भाषा को उस समय की सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, गोंडी भाषा को मान्यता नहीं मिली। कम बोलने वाले को मिला, लेकिन अधिक संख्या में थे जो लोग, उनको मान्यता नहीं मिली। गोंडवाना गणराज्य की मांग उन्होंने ठुकरा दिया। दादा मरकाम जी सन 1980 में 80-84 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की पंजीयन कराए। इसके पहले भी सन 1952 में जब भारत देश में प्रथम आम चुनाव हुआ, उस समय श्याम शाह जी चांदागढ़ से गोंडवाना पार्टी के सांसद चुने गए थे और मंडला से उइके जी, मगरू सिंह उइके जी गोंडवाना पार्टी से सांसद चुने गए थे। 2 सांसद सन 1992 में चुने गए थे। इन्होंने दोनों जन मिलकर के नेहरू जी के ऊपर, नेहरू जी से निवेदन किया लिखित में कि नेहरू जी, गोंडवाना बाहुल्य क्षेत्र को गोंडवाना गणराज्य के नाम से स्थापित किया जाए, गोंडी भाषा को मान्यता दी जाए। इन दोनों प्रस्तावों को नेहरू जी ने
बिना देखे ही ठुकरा दिया। ऐसा नहीं होगा साथियों। कल्पना करिए कि किस तरह से इस समाज के साथ आज से नहीं कई सौ वर्षों से ये षड्यंत्र कुचक्र चलते आ रहा है। श्याम शाह जी दुखी होकर के वही इस्तीफा लिख के दे दिया, नेहरू जी यदि हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी तो हम सांसद रह के भी क्या करेंगे। वही इस्तीफा दे दिए थे मंच पर। और इधर बस्तर से आज बस्तर के भगवान कहे जाने वाले प्रवीर चंद्र भंजदेव जी, वो भी विधायक थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन उनकी भी बात नहीं सुनी गई। इतना ही नहीं साथियों, श्याम शाह जी को और बस्तर के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव जी को पागल घोषित करके कांग्रेस की सरकार ने इन्हें जेल में बंद कर दिया, जेल में। हमारे इस पूरे समाज के जो अभियान था, सोच थी, उसे खत्म करने का वहीं से दौर शुरू हो गया था। सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनना जा रहा था। उधर बिहार से कट करके अलग राज्य बनने जा रहा था झारखंड। झारखंड वालों को झारखंड मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ का दादा हीरा सिंह मरकाम ने ही नहीं बल्कि और हमारे जितने भी समाज सेवी बुद्धिजीवी थे, सबने मिलकर बहुत अथक प्रयास किए कि इस प्रदेश का नाम गोंडवाना गणराज्य रखा जाए। 2000 की बात है, 2000 की बात। और यहां किसका शासन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने भी इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि गोंडवाना गणराज्य नहीं बन सकता, वो छत्तीसगढ़ के नाम से ही बनेगा, और बना छत्तीसगढ़। पर इसके बावजूद भी जो गोंडवाना के क्षेत्र थे, बाहुल क्षेत्र था, जिले कस्बे, उनको इस तरह से तितर बितर किया गया कि गोणों की संख्या इकट्ठा न होने पाए। इनको ऐसा तितर बितर कर दिया जाए, कहीं 2 विधायक, कहीं 10 विधायक, कहीं 20 विधायक, इससे ज्यादा न होने पाए। यदि इस बेल्ट को हम पूरा इकट्ठा कर देंगे तो ये फिर आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे, आदिवासियों की बाहुलता होगी, और ये जो चाहेंगे आदिवासियों के लिए करते रहेंगे। अभी झारखंड में हुआ, झारखंड में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले उनके पिताजी थे शिबू सोरेन, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कैप्टन जयपाल सिंह ने की थी। उस समय प्रथम चुनाव में 2 सांसद और 28 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम आम चुनाव में कैप्टन जयपाल सिंह के नेतृत्व में हुआ, और आज वो स्वतंत्र आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। जैसा भी वो चाहते हैं प्रस्ताव पारित करके चला रहे हैं। वहां 2-3 भाषाओं को आज तक मान्यता मिल चुकी है, और इतना ही नहीं, विधानसभा में सर्वसम्मत से पारित करा करके वो अपने सरना धर्म को पास करके दिल्ली भेज दिए हैं कि हम सब सरना धर्म वाले हैं। लेकिन साथियों, ये दुर्भाग्य है कि हमारे गोंडवाना क्षेत्र को इस तरह से
खंडित कर दिया गया है कि आज कुछ लोग छत्तीसगढ़ से अलाप कर रहे हैं, कुछ मध्य प्रदेश से अलापते हैं, कुछ महाराष्ट्र से, कुछ गुजरात से, कुछ यूपी से। हमारी शक्ति को खत्म कर दिया गया। जब हमारी शक्ति खत्म हो चुकी है तो आज कहीं 10 विधायक, कहीं 15 विधायक इस तरह से बटे हुए। वही मध्य प्रदेश था जब भंवर सिंह साहब हुआ करते थे, स्वरूप सिंह, अरविंद नेताम जी हुआ करते थे, गोंडवाना आदिवासी मुख्यमंत्री की बात आए दिन सुनने को मिलता था। लेकिन अब वो अध्याय खत्म हो चुका। इसलिए खत्म हो चुका है कि अब वो मोमेंटम नहीं रह गया। अब वो खत्म हो चुका है, क्षेत्र खत्म हो गए, संख्या खत्म हो चुकी है। साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा, आज भी हमारे मध्य प्रदेश में 45 विधायक, 45 नहीं 46 विधायक अपने एसटी कैटेगरी के हैं। इतने विधायक अपने एसटी कैटेगरी के हैं और वो कहीं न कहीं हमारे ही रिश्तेदार हैं। कहीं काकाश्री हैं तो कहीं मामा जी हैं, कहीं कोई है, कहीं कोई है। यहां आएंगे तो सब इकट्ठा न्योता पान खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, बोलेंगे, बताएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जब दिल्ली भोपाल में उनसे हम उम्मीद करते हैं कि भाई बहुसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व आप लोगों को रिजर्वेशन के माध्यम से सौंपा गया है। यहां तो हम बहुत मंच लगा लगा करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन ये बातें जब तक दिल्ली और भोपाल में नहीं पहुंचेगी तब तक बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। गोंडी भाषा को मान्यता कहां से मिलना है? जैसा कि अभी बताया गया है कि बिना राजनीति के ये समाज का सर्वांगीण भला कैसे हो सकता है? गोंडी भाषा को मान्यता दिल्ली भोपाल से मिलना चाहिए, दिल्ली से। और वहां जब तक हमारे विधायक और सांसद सामूहिक रूप से प्रयास नहीं करेंगे तब तक कौन सुनने वाला है? एक दो सांसद नेहरू जी से मिले, उन्होंने नहीं कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले, उन्होंने नहीं कर दिया। लेकिन मेरा यह मानना है कि यदि पूरे रिजर्वेशन के, खासकर अपने समाज के सांसद विधायक, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, यदि इकट्ठा होकर के नेहरू जी के पास गए होते, अटल बिहारी वाजपेयी के पास गए होते, तो कुछ ना कुछ सलूशन निकला होता। लेकिन साथियों, ऐसा आज तक नहीं हुआ। ये बड़ी दुख की बात है। अदर समाज के जो विधायक हैं वो हर अपने समाज के उत्थान और विकास के लिए, चाहे वो किसी भी आरटी पार्टी में हो, यदि समाज के उत्थान विकास की बातें होती है, वो लोग सब आपस में मिल बांट करके बातें करते हैं और उस पर अमल करवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि लोगों में अभी वो चीज देखने को नहीं मिल रहा है। और इसका कारण यही है, कुछ तो शासन से भी व्यवस्था इस तरह से बना दी चुकी है कि ये समाज का प्रतिनिधित्व नहीं, केवल पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। पार्टी के जो आका होंगे, पार्टी के जो बॉस होंगे, उन्हीं के इशारे पर इनको उठना है, बैठना है, जो भी करना है उनके इशारे पर करना है। ये पार्टी, नीतिगत पार्टी। जबकि जब रिजर्वेशन चल रहा था या हुआ होगा, उस समय मेरे ख्याल से ये बातें रही होगी कि हर समाज के लोग अपने अपने क्षेत्र से अपने सामाजिक पारिवारिक समस्याओं को लेकर के, जो रीति रिवाज, संस्कृति, संस्कार, धर्म, भाषा है, इन्हें लेकर के वो दिल्ली और भोपाल यानी अपने अपनी राजधानी में रखेंगे पटल पर, उन पर विचार होगा और फिर अमल किया जाएगा। लेकिन इस बात को हमारे न तो सांसद ऐसा कर पाए,
न विधायक कर पाए और धीरे धीरे ये सिस्टम बदल गया। अब पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं, केवल पार्टी का प्रतिनिधित्व रह गया है, समाज का प्रतिनिधित्व नहीं रह गया। और जब समाज का प्रतिनिधित्व नहीं रह गया है तो आप कल्पना करिए कि हम 1000 बार अमरकंटक में ये सम्मेलन करते रहेंगे, 1000 बार तमाम पूरे देश में करते रहेंगे, शासन सत्ता में बैठे हुए लोग कि यहां तक जब बात नहीं पहुंचेगी तो बात बनेगी कैसे। हम तो बहुत दिनों से लगे हैं गोंडी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए, नहीं मिला, इसलिए कि दिल्ली भोपाल जाने वाले कोई है नहीं, और जो है वो अपने को पल्ला झाड़ लिए कि हम भाई समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे, केवल पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। समस्या है। दादाजी की सोच थी, दादाजी बीजेपी के विधायक थे, और जब प्रथम बार उन्होंने विधायक बनाया तो मैं तो उनके पास भोपाल में गया था मिलने, और उनके साथ कई दिनों तक वहां मैंने रह करके जो भी समाज सेवा सीखा उसमें बहुत कुछ दादा जी का सहयोग सुझाव आज भी मेरे को रह रह के पूछते रहते हैं। दादाजी ने भी महसूस किया कि अब की सांसदी और विधायकी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, केवल पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सकता है, और जब पार्टी का प्रतिनिधित्व होगा तो हमारा समाज तो जहां है वहीं रह जाएगा। नदी, तालाब, पुल, स्कूल, अस्पताल तो कोई भी बनवा लेंगे, आदिवासी क्षेत्र से दुबे पाड़े पर जब विधायक होंगे तो क्या वो रोड नहीं बनवाएंगे, स्कूल नहीं बनेगी, अस्पताल नहीं बनेगी, सब कुछ होगा, लेकिन रिजर्वेशन का आशय क्या है, ये विचार करने की। तो साथियों, दादाजी को ये रास नहीं आई कि हम बीजेपी में रह के अपने समाज का भला नहीं कर सकते। भाई हमारी मर्जी का कोई काम ही नहीं हो सकता है हमें भी इस्तीफा देना पड़े, हमको भी जलील होना पड़े, अपमानित होना पड़े। इसलिए उन्होंने समय रहते ही उन्होंने ये महसूस किया कि जब तक अपना स्वतंत्र पार्टी नहीं होगा और उस पार्टी का मुखिया अपना आदमी नहीं होगा जो इस समाज के बारे में सोच सके, तब तक इस समाज का भला नहीं होने वाला। ये दादाजी की सोच थी। दादाजी ने यही मान करके बीजेपी से इस्तीफा देकर के नई पार्टी का गठन किया और स्वयं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज उत्तराधिकार के रूप में उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विधायक कुलेश्वर सिंह विधायक जी हैं। मैं चाहूंगा कि ये कारवा और ये पार्टी उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़े, हम लोगों का सहयोग मिले ताकि इस समाज का हित हो सके। इस समय साथियों दिल्ली में 51 सांसद हमारे होते हैं, एसटी के 51 सांसद रिजर्वेशन से चुन करके जाते हैं, चाहे वो रेण सिंह हो, चाहे धतूर सिंह हो, चाहे जो जा रहे हैं। और इतने लोग मिलकर के यदि दिल्ली में एक दिन भी कहीं बैठ के गुप्त रूप से चाय पी लें और अपने समाज के उत्थान विकास के बारे में चिंतन मनन कर लें कि भाई ये अहित हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। और यदि दूसरे दिन सभी विधायक अनुनय विनय पूर्वक, शिष्टता पूर्वक शासन प्रशासन के सामने जाकर के अपना पक्ष रखते तो मैं तो ये नहीं मानता हूं कि कुछ न सलूशन निकलता। लेकिन साथियों ऐसा करने वाले अभी तक न दिल्ली पहुंचे, न भोपाल, न रायपुर।
और यही कारण है कि हमारा समाज आज भी जहां का तहां है। और इतना ही नहीं, हम आज दिनों दिन अपने समाज के रीति रिवाज, संस्कृति, संस्कार, धर्म, भाषा से कोसों दूर जाते जा रहे हैं। खासकर पढ़े लिखे समाज, पढ़े लिखे लोग ज्यादा भ्रमित हैं। उनकी ये स्थिति है, सांप छुछुंदर जैसे है कि जो हमें लादा जा रहा है संस्कृति, संस्कार, धर्म, कर्म, उसको हम एक्सेप्ट करें कि न करें। एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा समाज छूटता है, और नहीं करते हैं तो दीगरों को निगाह से हम गिरते जा रहे हैं। इसी धर्म संकट में है। बल्कि जो अपढ़ हैं, किसान भाई हैं, खेती बाड़ी, गाय भैंस चराने वाले हैं, उनका एक ही सूत्र है कि जैसा समाज का हुक्म होगा, निर्देश होगा, वैसे हम करने के लिए तैयार हैं। और यही वजह है कि आज दादाजी के बताए अनुसार विगत 25-30 वर्षों से हमारे पूरे समाज में अपने रीति रिवाज के मुताबिक शादी, छठी, पसनी, मृत्यु संस्कार, पूजा अर्चना, ये सब कुछ दादाजी के बताए अनुसार किया जा रहा है। इसमें कुछ तथ्य और भी शामिल किए गए हैं। मैं समाज से पूछना चाहता हूं, आज यदि मनुवाद के हिसाब से, ब्राह्मणी व्यवस्था के मुताबिक एक शादी आप संपन्न कराते हैं, तो कम से कम आज के महंगाई में उन्हें प्रेम से पैर छूते हुए 5,000 रुपए आपको स्वेच्छा से देना पड़ रहा है। 5,000 से कम तो नहीं आज की महंगाई में। सोचिए पहले कि इतना बड़ा समाज है, एक साल में, एक गांव में, एक स्थान में कितने शादियां होती हैं, और उतने यदि 5-5 हजार रुपए जोड़ दिया जाए तो समाज का कितना बड़ा हिस्सा, पैसा दूसरे समाज में जा रहा है। मैं समाज से इस पर पूछना चाहूंगा कि 5-5 हजार रुपए के हिसाब से एक शादी में दूसरे समाज के लोगों को हमारा समाज दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा। दादाजी की सोच थी, हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है पारी-कुपार लिंगो जी के द्वारा, गोत्र व्यवस्था है, फिर शादी ब्याह, छठी पसनी के जो संस्कार है, वो हमारे समाज में जो व्यवस्था दी गई है, सुभाषा, सुभाषिन, नेगी, बेची, ढेड़ा, ढेड़ी, ये सब काम संपन्न करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? करा रहे हैं। लेकिन साथियों, जब नेंग की बात आती है, कार्यक्रम संपन्न करने के बाद उन्हें कुछ इनाम बख्शीश देने पाने की जब बारी आती है, जब हमारे सुभाषिन, नेगी अपना हक जताते हैं, मांगते हैं, तो क्या कहते हैं लोग? अरे फलनिया, एक पुरिया भात खा ले, चल पे एक पुरिया भात, एक पुरिया भात, समझ रहे ना? एक पुरिया भात खा ले, वो के छोड़ जा दे। माने उसका नेंग कितना है? हक एक पुरिया भात। एक पुरिया भात में समाज का उत्थान विकास होगा। और उधर जो पंडिताई किए, उनको 5,000, कम से कम 5,000, और वो भी लड़के को बोलेंगे कि बेटा ले जाओ 5,000 रुपए उनके
पैर में रखो, माथा टेको, आशीर्वाद लो, तब कल्याण होगा। माने उस दूसरे समाज के लिए हम 5,000 रुपए दे रहे हैं साथियों, और अपने समाज को एक पुरिया भात में ठग रहे हैं। कैसे समाज का उत्थान विकास हो सकता है? नहीं होगा साथियों। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि दादाजी तो नहीं है, पर उनकी विचारधारा है। जब तक जिंदा है हम लोग हैं, हम लोग ये अभियान चला रहे हैं कि अधिक से अधिक शादी ब्याह, चाहे वो कलेक्टर की लड़का हो, चाहे मंत्री का लड़का हो, चाहे छेरी चराने वाले या गाय चराने वाले का लड़का हो, सबकी शादी ब्याह, छठी बरकी पसनी और मृत्यु संस्कार अपने समाज के धर्माचार्यों द्वारा ही संपन्न होना चाहिए। यही तो हमारी गोंडियन व्यवस्था है। हमारी ये ऐसी व्यवस्था है, पारी कुपार लिंगों की देन है कि इस व्यवस्था से कहीं भी कोई अड़चन समाज में नहीं पड़ता है। मैं तो ये मानता हूं, पारी कुपार लिंगों ने जिस समय इस बात को महसूस किया कि समाज को कैसे व्यवस्था दी जाए, कौन किससे मजाक करेगा, कौन किससे शादी कर सकता है, कौन किसका समधी हो सकता है, कौन साला हो सकता है, कौन ससुर हो सकता है, ये सारी चीज पारी कुपार लिंगों ने सूझबूझ के साथ व्यवस्था दी है। और वो व्यवस्था आज चाहे मंत्री हो जाए, चाहे संतरी हो जाए, चाहे कलेक्टर हो जाए, उसी व्यवस्था के तहत उनका जीविकोपार्जन हो रहा है। आज मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि पारी कुपार लिंगों की दी हुई व्यवस्था के मुताबिक यदि कोई मरकाम लड़का पढ़ा लिखा है, जागरूक है, सब कुछ है, तो क्या वो किसी मरकाम लड़की के साथ शादी कर सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, चाहे वो दिल्ली रहे, चाहे भोपाल रहे, चाहे कहीं रहे। इसलिए को पारी कुपार लिंगों की व्यवस्था है और वह गोंडियन व्यवस्था है। उस व्यवस्था को जिस दिन जो तोड़ेगा, चाहे वो महिला हो, मातृशक्ति, चाहे पितृशक्ति हो, चाहे मंत्री हो, चाहे चौकीदार हो, फिर वो समाज लायक वो आदमी नहीं रह सकता, समाज में बैठने लायक नहीं रह सकता। इसलिए उसने गोंडियन व्यवस्था का उल्लंघन किया है। अन्य समाज में यह व्यवस्था नहीं है। हमारे समाज में, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि हमारी ये गोंडियन सामाजिक व्यवस्था अपने आप में चुस्त दुरुस्त है। हमें किसी दूसरे की जरूरत अपने संस्कारों को संपन्न कराने के लिए नहीं पड़ती। आज तो सुप्रीम कोर्ट भी, तमाम हाई कोर्ट भी ये अपने फैसलों में कह रहे हैं कि गोंडियन समुदाय हिंदू है ही नहीं है, हिंदू लॉ इन पर लागू नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कई हाई कोर्ट की जजमेंट है। फिर भी हम जबरदस्ती वही चंदन टीका लगा लगा के, आज अभी इसी बात की यहां विवाद थी, मंच पर बरगलाने की बात थी। मैं इस बात को सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगा कि लोग इधर छत्तीसगढ़ में दिलीप सिंह जोदेव जी बहुत दिनों तक घर वापसी का अभियान चलाए। मैं छत्तीसगढ़ में था, 17 साल रहा। सीधी में घर है मेरा, फतेह बहादुर सिंह मरकाम। मैं वहां था जिस समय अर्जुन सिंह साहब खरसिया से चुनाव लड़े थे। इतना जोर पकड़ाया गया था घर वापसी वाला प्रकरण कि घर घर जा जा करके लोग दस्तक देते थे। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे लोग, आदिवासी लोग, जितना ईसाई धर्म नहीं स्वीकार किए हैं, उससे ज्यादा आज हिंदू धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये हिंदू है ही नहीं है, दूसरे तरफ हमारे लोग कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और इतने ही नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी
अभी अभी न जाने किसके इशारे पर या जो भी हो, डीलिस्टिंग चल रहा है। डीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग का मतलब जो लोग दूसरे धर्म को स्वीकार कर चुके हैं, आदिवासी, उन्हें आदिवासियत का लाभ शासन प्रशासन से नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए जो दूसरे धर्म को अपना लिए। बहुत सारे लोग ईसाई धर्म अपना लिए हैं, हमारे गोंड भाई हिंदू धर्म अपना लिए हैं, इसके पहले बहुत सारे लोग मुस्लिम धर्म मजबूरी में स्वीकार कर लिए। भोपाल पूरा आज जीता जाता उदाहरण है। भोपाल के जितने मुस्लिम समुदाय है, आधे से ज्यादा वो गोंड समुदाय से कन्वर्टेड थे। वहां की रानी कमलावती रानी थी, भोपाल की ताल तलैया, ये सब आज भी मौजूद है वहां, सतखंडा महल। तो साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा कि डीलिस्टिंग चला रहे हैं वही लोग चला रहे हैं, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि जब धर्म परिवर्तित लोगों का नाम आप अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से, सूची से हटा देंगे तो वो क्षेत्र क्या अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित रह पाएगा? हम कहते हैं ये मंच के दाहिने साइड में जितने लोग बैठे हैं ये सब धर्म परिवर्तित वाले हो गए हैं, इनको हम अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से हटा देंगे तो क्या यह क्षेत्र सुरक्षित रह जाएगा? फिर कहां से हमारे विधायक बनेंगे और कहां से सांसद बनेंगे, कहां से सरपंच और जिला पंचायत के सदस्य बनेंगे? कैसे होगा? इस बात को भी हमारे लोग अभी महसूस नहीं कर रहे हैं साथियों। हम कहीं न कहीं दूसरे के कहने पर, बरगलाने पर इस भूल भुलैया में पड़े हुए। तो साथियों, मैं चूंकि प्रथम चरण में मेरा नाम था, मैं देखा था और उसमें मैं किन्हीं कारणों से लेट हो गया, मेरा नाम नहीं लिया गया, था ही नहीं तो लेना क्या है। और हमारे मुख्य अतिथि बोल चुके थे, इसके बावजूद भी हमें किसी न किसी रूप में आवश्यकता महसूस की गई, मंच दिया गया, आप लोगों ने सुना। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा साथियों कि हमारे अंदर जो पीड़ा है, दर्द है समाज के प्रति, उसका आज तक न दर्द गया और न दवा मिली। साथ में मैं यही कहूंगा कि जो मेरे अंदर पीड़ा है उसका, वो पीड़े का दर्द न तो आज तक गया और न हमें दवाई मिल पाई। मैं दवा ढूंढ रहा हूं, वो कौन सी दवा होगी जो हमारे इस समाज के हित हो और हमारी जो अंतरात्मा की पीड़ा है वो शांत हो सके। अंत में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं फतेह बहादुर सिंह मरकाम, ग्राम पोस्ट हड़बड़ो, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। मैं छत्तीसगढ़ में था, अंबिकापुर में, सन 95 की बात बता रहा हूं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इसके बाद बीजेपी की सरकार आई। समाचार पत्र के माध्यम से मैंने सुना, पढ़ा था कि बस्तर वालों के लिए, बस्तर यानी गोंडी भाषी क्षेत्र वालों के लिए रामचरितमानस का अनुवाद गोंडी भाषा में किया जाए। शासन के आदेश हुआ, रामचरितमानस का अनुवाद गोंडी भाषा में कर दिया जाए ताकि गोंडी भाषा बोलने वाले भी रामचरितमानस के अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें और समझ सकें। मैंने पढ़ा, मेरे को भी लगा, उत्सुकता जगी कि जब रामचरितमानस को गोंडी भाषा